के जंगलों और शहरों में अक्सर एक आवाज गूंजती है, एक चहचहाहट, जिसे हम जंगल बैबलर या फिर 7 बहनों के नाम से जानते हैं। पहली नजर में उनका ये लगातार शोरगुल किसी अफरा तफरी या अराजकता जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस शोर के पर्दे के पीछे एक बेहद संगठित और जटिल समाज छिपा हुआ है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि जिसे हम महज बकबक समझते हैं वो असल में जिंदा रहने की एक शानदार रणनीति है। सच तो ये है कि इनकी पहचान ही इनकी आवाज से है, एक लगातार कभी न थमने वाली बातचीत। इसी वजह से पुराने प्रकृतिवादियों ने इनकी तुलना 7 इंसानी बहनों के एक ऐसे समूह से की जो हमेशा बहस करता रहता हो, और बस यहीं से इनका ये मशहूर नाम पड़ गया। एक ऐसी धारणा बन गई है कि इनकी पुकारें सिर्फ बेमतलब का शोर है, एक असंगठित कोलाहल। तो हमारे इस सफर के पहले हिस्से में हम इन पक्षियों के बारे में इसी आम धारणा को और गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि उनके इस मशहूर नाम की जड़ें कहाँ हैं, एक ऐसा मिथक जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी सुना है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये 7 बहनें वाला नाम वैज्ञानिक तौर पे बिल्कुल भी सटीक नहीं है। पुणे में हुई रिसर्च बताती है कि इनके झुंड में 2 से लेकर 20 तक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा 5 सदस्यों वाले समूह ही देखे जाते हैं। तो ये 7 का जो आंकड़ा है ना, ये असल में एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं। ये संख्या के बारे में कम और उनके शोरगुल वाले सामाजिक व्यवहार के बारे में ज्यादा बताता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर नाम ही एक मिथक है तो क्या उनकी ये अराजकता वाली छवि भी एक मिथक है? क्या ये लगातार सुनाई देने वाली बकबक सिर्फ शोर है, या ये इससे कहीं ज्यादा है, कुछ ऐसा जो हमारी साधारण समझ से परे हो? यही सवाल हमें मिथक की दुनिया से निकालकर उस वैज्ञानिक सच्चाई की ओर ले जाता है जिसे हम अब देखने वाले हैं। अब हम उतरते हैं इस कहानी के असल साल में और उस बेहद संगठित सामाजिक ताने बाने को उजागर करते हैं जो इस दिखाई देने वाली अफरा तफरी के नीचे छिपा है। ये कहानी है एक सहकारी सुपर ऑर्गेनिज्म की। इस पूरी व्यवस्था के दिल में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। जंगल बैबलर के समूह में असल में सिर्फ एक प्रमुख जोड़ा होता है जो प्रजनन करता है, और बाकी सदस्य, उन्हें हेल्पर्स यानी सहायक कहा जाता है। वो प्रजनन नहीं करते, उनका एकमात्र काम उस प्रमुख जोड़े के बच्चों को पालने पोसने में मदद करना है। तो सवाल ये है कि कोई अपनी संतान पैदा करने के बजाय दूसरों के बच्चों को पालने में अपनी इतनी ऊर्जा क्यों लगाएगा? इसका जवाब छिपा है विकास के तर्क में। जंगल बैबलर में वयस्क पक्षियों के जिंदा रहने की दर लगभग 90% जितनी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजनन करने वाले प्रमुख पद बहुत कम ही खाली होते हैं। असल में सिर्फ 1/4 पक्षियों को ही अपनी पूरी जिंदगी में प्रजनन का मौका मिल पाता है। इसलिए दूसरों के बच्चों की मदद करना सिर्फ परोपकार नहीं, बल्कि उस प्रमुख पद को हासिल करने के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार करने की एक सोची समझी रणनीति है। और ये पूरी रणनीति, ये पूरी स्ट्रैटेजी जेनेटिक्स पर टिकी है। इन सहायकों और प्रजनन करने वाले जोड़े के बीच औसत आनुवंशिक संबंध 0.3 होता है, जो सौतेले भाई बहनों से भी ज्यादा का रिश्ता है। इसका मतलब है कि वो इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि अपने भाई बहनों के बच्चों की मदद करना आनुवंशिक नजरिए से लगभग अपने ही जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने जैसा है। ये इंक्लूसिव फिटनेस का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रजनन की इस रणनीति से आगे बढ़कर अब हम देखते हैं कि ये समूह जिंदा कैसे रहता है। इस सहयोग के दिल में एक बहुत ही सामरिक व्यवस्था है, समन्वित सतर्कता की व्यवस्था, जिसे सेंटिनल सिस्टम कहते हैं, और यही उनके संगठन का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत है। जरा इस टीम वर्क को देखिए, ये हैरान कर देने वाला है। एक प्रहरी यानी सेंटिनल अपना लगभग 90% समय सिर्फ खतरों पर नजर रखने में बिताता है, जबकि बाकी समूह जो भोजन की तलाश कर रहा है वो केवल 20% समय ही सतर्क रहता है। सोचिए, एक सदस्य पूरे समूह की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है। तो आखिर ये सेंटिनल सिस्टम काम कैसे करता है? होता ये है कि एक पक्षी किसी ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाता है, फिर वो एक बहुत ही धीमी नरम वॉचमैन्स कॉल यानी चौकीदार की पुकार निकालता है। ये समूह के लिए एक सिग्नल है कि सब सुरक्षित है, कोई पहरे पर है। इससे बाकी पक्षी बिना डरे अपना पूरा ध्यान भोजन खोजने पर लगा सकते हैं। और इसमें भी एक दिलचस्प बात है,
जो पक्षी अपना पेट भर चुके होते हैं, अगली पहरेदारी की जिम्मेदारी अक्सर वही उठाते हैं। ये सेल्फिश सेंटिनल नाम की परिकल्पना को भी बल देता है, जिसके अनुसार एक भरे पेट वाले पक्षी के लिए पहरेदारी करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। और अब हम चलते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, जो अराजकता के इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है, उनकी जटिल वोकल रेपर्टोरी, यानी उनकी भाषा। यहीं पर हम उनकी उस तथाकथित बकबक को डिकोड करेंगे। उनकी ये जो बकबक है, ये असल में कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि एक भाषा है। जी हाँ, स्टडीज ने जंगल बैबलर की शब्दावली में कम से कम 15 अलग अलग तरह की आवाजों की पहचान की है। ये सोशल कॉम्प्लेक्सिटी हाइपोथेसिस का सीधा सबूत है, जो कहता है कि जितने जटिल सामाजिक समूह होते हैं, उनके संवाद की प्रणाली भी उतनी ही जटिल होती है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि वो अपनी इस भाषा का इस्तेमाल करते कैसे हैं। उनकी लगभग आधी आवाजें, करीब 46%, सिर्फ सतर्कता और चेतावनी देने के लिए होती हैं। बाकी की बातचीत समूह की गतिविधियों को समन्वित करने, भोजन खोजने और बच्चों की देखभाल जैसे कामों के लिए होती है। ये बिल्कुल साफ है कि उनकी दुनिया में सुरक्षा ही सब कुछ है। चलिए, उनकी इस भाषा के कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट कॉल, जो समूह को एक साथ जोड़े रखती है। एक है सेंटिनल सॉफ्ट कॉल, जो पहरेदार का सब ठीक है वाला सिग्नल है। फिर आती है एक तीखी अलर्ट कॉल, जो किसी बड़े और तत्काल खतरे का संकेत देती है। और सबसे नाटकीय है मॉबिंग कॉल, जो एक शिकारी पर सामूहिक हमले का बिगुल है। हर एक आवाज का एक खास मकसद है, एक खास बनावट है। अब उस पल की बात करते हैं जहां उनका ये सहयोग और संचार अपने सबसे नाटकीय रूप में सामने आता है। एक शिकारी पर किया गया समन्वित हमला, जिसे विज्ञान की भाषा में मॉबिंग कहते हैं। यहीं पर उनकी बक-बक एक युद्ध घोष में बदल जाती है। कल्पना कीजिए, समूह शांति से जमीन पर भोजन कर रहा है। अचानक ऊंची डाल पर बैठे सेंटिनल को एक शिकारी नजर आता है, शायद कोई सांप या फिर एक बाज। उसकी वो नर्म वॉचमैन्स कॉल एक पल में एक तीखी, कठोर चेतावनी में बदल जाती है। ये रक्षा की पहली दीवार है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इस व्यवहार का वैज्ञानिक नाम है मॉबिंग। ये एक सामूहिक रक्षात्मक रणनीति है, जहां शिकार मिलकर शिकारी पर हमला करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं, बल्कि डराने, धमकाने और उसे परेशान करने का एक समन्वित प्रदर्शन है, जिसका मकसद शिकारी को इतना परेशान कर देना है कि वो इलाका छोड़कर भाग जाए। चेतावनी की आवाज सुनते ही पूरा समूह एक पल में बदल जाता है। भोजन की तलाश तुरंत रुक जाती है। सब एक साथ एक संगठित यूनिट की तरह उस शिकारी की तरफ बढ़ते हैं। उनकी प्रतिक्रिया तत्काल होती है, एक साथ होती है और बेहद आक्रामक होती है। ये कोई अफरा तफरी नहीं, ये मिलिट्री जैसी प्रिसिजन है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है उनकी खास मॉबिंग कॉल। जैसा कि स्टडीज बताती हैं, इन आवाजों को जानबूझकर कठोर और बहुत ज्यादा भड़काने वाला बनाया गया है। इनका दोहरा मकसद होता है। पहला, ये समूह के लिए एक आंतरिक अलार्म है, और दूसरा, ये शिकारी के लिए एक बाहरी हथियार है, जिससे उसे मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर में जिसे हम अब तक 7 बहनों की बेसिर पैर की बकबक समझ रहे थे, वो असल में एक बेहद विकसित सुपर ऑर्गेनिज्म की जटिल भाषा और रणनीति निकली। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में व्यवस्था अक्सर वहीं छिपी होती है जहां हम सिर्फ शोर सुनने की उम्मीद करते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी नजरों की ठीक सामने ऐसी और कितनी जटिल दुनियाएं छिपी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।